एक नशेड़ी आदमी के पास मेरा लाखों का कर्जा था। उसी कर्ज के बदले उसने अपनी बेटी मुझे सौंप दी थी। मैं उस लड़की को अपने घर ले आया था। उसका बाप मेरे हवाले उसको कर गया था। वे लड़की बहुत खूबसूरत थी और एकदम साधारण कपड़े पहने थी, और उस लड़की के सर के दुपट्टा कभी नहीं उतरता था। वह बार बार रोती जा रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन न जाने क्यों जब जब मैं उस लड़की के पास जाना चाहता था, कोई अनदेखी शक्ति मुझे रोक देती थी। लेकिन मुझे उस लड़की की आंखों को देखकर यह अंदाजा हो गया कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखना चाहता था। जैसे ही मैं उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसके पास गया, वह लड़की बहुत रो रही थी। उसकी हिचकियां बन गई थी। रोती रोती वह एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैंने उसको हाथ से पकड़ना चाहा तो वो बिल्कुल कांप कर पीछे हटी थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम ऐसा करो, चलो गाड़ी में मेरे साथ बैठो। तुम भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह चुप से मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ गई। ये मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझे कर्ज के बदले दिया है और तुम अब मेरी हो। तुम्हें अब मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। मेरी इस बात पर वह एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा क्या था जो उसे रुला रहा था? ये परेशानी भी तो कम नहीं थी कि उसके बाप ने अपने कर्ज उतारने के बदले में उसे दिया था। मेरा काम दारू का ठेका चलाने का था और मैंने ऐसे कई लोगों को सड़कों पर आते हुए देखा था जिन्होंने अपना घर बार हर चीज़ बेचकर शराब में लुटा दिया था। मैं हर तरह का शराब रखता था, देसी और वैरायटी के शराब बेचता था। मेरे हर महीने की इनकम लाखों में थी। मैं भी शराब पीता था, पर इतना नहीं। शायद मेरी अपनी शराब की दुकान थी तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि मैं कितना पी गया। ऐसे तो कई लड़कियां मेरे घर आई थी, लेकिन आज उस लड़की को देखकर उसकी आंखें कुछ और ही बता रही थी। जब वो कुछ देर यूं ही रोती रही और कुछ न बोली, तो मैंने उसे कहा कि उठो और गाड़ी में चलो। वो मेरे कहने पर गाड़ी तक आई थी। वह जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे अपने घर तक ले आया। मेरा घर बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत। मैं एक मशहूर इंसान था। मेरे घर में नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन वह ये सब कुछ देखकर बिल्कुल ही हैरान नहीं हुए थे। वह खाली खाली आंखों से देख रही थी। उसने अभी तक अपना सर से दुपट्टा तक नहीं उतारा था। मैं यही सोच रहा था, ये लड़की इतनी प्यारी और इज्जतदार है, इतनी पर्दे वाली है और इतनी हया वाली है, अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही। उसने अभी तक मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। शक्ल से काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ भी दूध की तरह गोरे थे और उसकी आंखें भी एकदम भूरे रंग की थी। उसके हाथ काफ़ी नरम मुलायम लग रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो बहुत खूबसूरत हो। मुझे एक पल के लिए उसे देखने की चाहत हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत ना की। उसका मुंह पर पहना हुआ मास्क ना उतार सका। वो पूरी तरह मास्क में थी। मैं जब घर दाखिल हुआ तो मेरी एक नौकरानी भागती हुई मेरे पास आई। इससे पहले भी कुछ लड़कियां मेरे पास आकर रह चुकी थी। उन लड़कियों के लिए भी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कीमत चुकाई थी। मैंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वह औरत मेरे साथ आई। मैंने उसे इशारा किया, उसे कमरे में ले जाओ। वह उसे कमरे में लेके गई और वह लड़की बहुत पर्देदार थी और बिना परमिशन के उसके कमरे में नहीं जा सकता था। मैंने अपनी नौकरानी से कहा, एक ट्रे में खाना और पानी लेकर उसके लिए जाओ, और मैं कुछ कपड़े लाया हूँ, ये कपड़े भी उसे दे आओ। उसके पास कोई कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। जो कपड़े मैं बाजार से लाया था वह भी मैंने नौकरानी के हाथ पर रख दिए। नौकरानी मेरे कहने के हिसाब से कमरे में जाने लगी। जब वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या कहती है, खाना खा रही है या नहीं। तो नौकरानी कहने लगी कि नहीं, उन्होंने अभी तक अपना मास्क तक नहीं उतारा। वे बहुत रोए जा रही है, ना कोई बात कर रही है, ना खा रही है, ना पी रही है, बस रोए जा रही है। ये सुनकर मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम जाओ किचन में, मैं उसके रात के खाने का खुद ही बंदोबस्त करूँगा। मैं उसे देखता हूँ। मेरी बात सुनकर नौकरानी सर झुकाते हुए बाहर चली गई। नौकरानी बाहर गई तो मैं उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। इससे पहले कि मैं कमरे का दरवाज़ा खुद खोल कर, मैंने देखा कि वह तो अब तक अपने ही कपड़े में और मुंह पर मास्क लगा रखा है। वह इस तरह हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगाए रखती थी। तो मैं अभी तक उस लड़की का मुंह तक नहीं देखा था, और साधारण कपड़ों में लंबे लंबे बाजू, सिर्फ हाथ पैर के अलावा उस लड़की का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दूसरी बार मैंने दरवाजे को नॉक किया था। उसने आवाज़ दी और फिर मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला था। मैंने जो ही दरवाजे को धकेला, दरवाज़ा खुलता चला गया। वह बेड पर बैठी रो रही थी, सिसक रही थी। उसके कंधे ढके हुए थे। अभी तक वह उसी तरह थी। मैं उससे कुछ ही दूरी पर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अभी तक आंख उठाकर मुझे नहीं देखा।
मैंने उसे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारा बाप मेरे हाथों तुम्हें अपने कर्ज के बदले दे चुका है, और मैं तो अपने कर्ज में लाई हुई सारी लड़कियों को इसी तरह कई बार घर लाया हूँ, उन्हें फिर बेच दिया है। लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा दिल जरा मौन सा हो रहा है। तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम क्यों रो रही हो? तो वह कहने लगी कि मेरे पास मत आना, भगवान के लिए मेरे पास मत आना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को मार डालूंगी। वह बहुत रो रही थी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखकर ये बातें की थी। उसके आंखों में कोई दुख था जो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसकी बातों में, उसके शब्द में कोई दर्द तो था जिसने मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया था, मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, आराम से बैठो, पानी पियो। लेकिन पानी कैसे पीती? वह तो मुंह पर मास्क लगा रखी थी, मैं उसका मास्क भी नहीं उतरवा सकता था। फिर मैंने उसे कहा, अभी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे ये मास्क उतार कर बात करो। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं आई। आज तक किसी लड़की को मैंने यूं नहीं देखा। आज तक जो भी लड़की मेरे पास आई वो बिना पर्दे की थी, यहाँ तक कि उनका तो दुपट्टा भी सर पर नहीं था। लेकिन तुम्हारा तो मास्क देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो मुझसे कहने लगी, क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? मैंने उसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी बात पर यकीन करूं। तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मुझे ज़रूर यकीन आ जाएगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रही। कहने लगी कि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा अपने परिवार के सबसे बड़े थे और उन लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी। उनके पिता आपस में दोस्त थे। मेरे मम्मी पापा उन्हीं के बच्चे थे, अपने अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उनकी बातों का मान रखा जाता था। हर बात में उन्हीं से सलाह ली जाती थी। उनकी शादी हुई, 5 साल तक उनकी कोई औलाद ना हुई। 5 साल के बाद उनके यहाँ मैं पैदा हुई, लेकिन मेरे बाप को एक बेटे की तलाश थी, एक बेटे की ज़रूरत थी। उन्होंने जब देखा कि बेटी हुई है तो उन्होंने मुझसे और मेरी माँ से मुंह मोड़ लिया। घर में मौजूद होते हुए भी वो हमारे साथ नहीं होते थे। मैं जैसे ही पैदा हुई थी उन्होंने घर में आना ही कम कर दिया था। चोरी छुपे उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दी और जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। हमारे पास दुनिया की हर ऐशो आराम मौजूद थी, हमारे पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरे बाप ने एक एक करके सब कुछ अपने नशे में बेच दिया। हमारे घर का सुकून, हमारे घर के सारे माल दौलत, सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रियां इसी तरह नशे में बेच दिया था। अब वो इतने नशे में डूब गए, जब मैं 3 साल की हुई तो हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। एक किराए के घर में आ चुके थे। मकान मालिक बहुत सख्त मिजाज का आदमी था, हर महीने पैसे वसूल करने आ जाता था। मजबूरन मेरी माँ को कई घरों में काम करना पड़ा था। मेरी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांज कर, रातों को बैठकर सिलाई करके मेरी फीस जमा की और घर का सारा किराया भरती थी। मेरी माँ जो पैसे मेरे बाप से बचा कर रख लेती थी वो मेरी फीस के काम आ जाते थे, लेकिन अक्सर तो मेरा बाप नशे में ही डूबा रहता। मेरी माँ से सब कुछ छीन लेता था, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहने देता था। मेरी माँ ने हमेशा मेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब वो मेरे बाप को समझाती, मेरा बाप नशे में बिल्कुल धुत मारने लगता। कई बार तो यूं हुआ, मार खाते खाते बेहोश हो जाती थी। मेरा बाप उसे मार कर घर से बाहर निकल जाता था और मैं पीछे उनको संभालती। मैं भी तो छोटी बच्ची थी, अपने बाप का ऐसा व्यवहार देखती तो डर कर सहम जाती थी। जब मैं 18 साल की हुई तब मैं काफ़ी समझदार हो गई थी। जिन घरों में बाप की हालत ऐसी हो और घर सारा माँ चलाती हो, उस घर के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं भी बचपन में ही बड़ी हो गई थी, लेकिन हकीकत में बड़े होते होते मुझे कुछ और भी दुख सहने थे और मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। मेरी माँ ने मेरा मेडिकल में एडमिशन करवा दिया था। मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती और पैसे जोड़ जोड़ कर मेरे बैग में रख देती थी। जहाँ तक मेरे बाप की पहुँच होती, मेरा बैग तो वह खोलने से रहे, क्योंकि वह जानते थे कि उसके बैग के सिवा कॉपियों के और कुछ न होगा। मेरी तरफ तो वैसे भी वह देखना तक अच्छा नहीं समझते थे। मैं हमेशा अपना बैग पकड़े अपने सीने से लगाए बैठी रहती। कभी किताबें निकाल कर पढ़ना शुरू कर देती, कभी यूं ही अपने बैग के साथ लग कर बैठी रहती। मोहल्ले की कोई लड़की भी मेरे साथ बात ना करती थी। हमारे सारे अपनों ने हमसे नाता रिश्ता तोड़ दिया था। वे लोग जो हर बात पर मम्मी पापा से सलाह लेने आते थे, अब वो कभी भूल से हमारे घर नहीं आते, और कभी आमना सामना हो जाता तो हमें बस ताने मार कर ही रह जाते। हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर चले जाते थे। मैंने हमेशा से अपनी माँ को रोते देखा था। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई थी, जवान और खूबसूरत लड़की।
जब मुझे देख देख कर माँ कई घंटे सोचने में लग जाती। मैं उनसे कहती कि मम्मी क्या सोचती हो, क्या इतना अपना सर खपाती रहती हो। तो मेरी माँ कहती, बेटा तुम खूबसूरत और जवान लड़की हो, मैं यही सोचती हूँ कैसे तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाऊं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं हंसने लगती। कहती, भला अपने बाप से भी कोई किसी को बचाता है? तो वो कहती, जैसा तेरा बाप है वैसा बाप हो तो माएँ अपनी बेटी को जरूर बचाती हैं। मेरी माँ की ये बातें मेरे सर के ऊपर से चली जाती थी। उन्हें मेरे हाथ पीले करने की बहुत जल्दी थी, लेकिन उन्हें मुझे डॉक्टर भी बनाना था। डॉक्टर बनकर मैं उनका सपना पूरा करना चाहती थी। मैं कॉलेज गई 2 साल तो मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की थी। उन 2 सालों में जो मैं कामयाब हुई थी, मेरे जितने नंबर आए थे वो बहुत अच्छे थे। टीचर भी मुझसे बहुत खुश थी। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। मम्मी ने भी मेहनत करनी चालू रखी थी। तीसरे साल हो गया। एक रोज़ अचानक ही मम्मी की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने पापा से कहा कि पापा मम्मी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल लेकर चलो, तो मेरे पापा ने मुझे डांट दिया। बजाय अस्पताल ले जाने के वे कमरे में जाकर मेरी माँ से पैसे मांगने लगे। मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं। मेरी माँ ये बात सुनकर मेरा बाप सारे घर में तलाशी लेने लगा। फिर उससे कोई चीज़ ना मिली तो उन्होंने मेरी माँ को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अपने बाप को रोकती रही, रोती रही, अपनी माँ को पिटता देखती रही, लेकिन मेरे बाप ने एक ना सुनी और मेरी माँ को मारता रहा। जब मेरी माँ मार खाकर बेहोश होने लगी तो मेरे बाप ने मेरी माँ को एक साइड पर धक्का दे दिया। उसका सर एक दीवार से जा लगा। उसके सर से खून बहने लगा। ये देखकर मेरा बाप दरवाजे से भागकर घर से चला गया। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मैं रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक डॉक्टर रहते थे। वह डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे। अक्सर जब मुझे बुखार होता या मम्मी की तबीयत खराब होती तो मम्मी मुझे उन्हीं के पास भेज दिया करती थी और कहती थी, डॉक्टर साहब से कहो कि दवाई दें। वही हमें दवाई देते और दवाई भी हमें मुफ्त में देते थे। वह दिल के बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें अंकल कहती थी। उस वक्त भी मुझे उन्हीं का ख्याल आया था। मैं भागती हुई डॉक्टर अंकल के पास गई। मैंने कहा, अंकल जी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, पापा ने उन्हें मारा है, उनके सर में चोट आई है, मम्मी बेहोश हैं, आप जल्दी से हमारे घर चलिए। वो मेरे साथ जल्दी भागते हुए हमारे घर तक आए। जब उन्होंने मम्मी की जांच की तो कहने लगे, इनको तो बहुत तेज बुखार है और उनके सर से भी खून बहुत बह चुका है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, चलिए मैं भी चलती हूँ। तो वो कहने लगे कि बेटा तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रखी हो, तुम कॉलेज जाओ, इतनी समस्या नहीं, बस सर से खून ज़्यादा बह गया है। तुम्हारी मम्मी को जैसे ही होश आता है मैं उसे घर वापस ले आऊँगा। मैंने जिद की थी मैं मम्मी के साथ जाऊँगी, लेकिन डॉक्टर अंकल ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भेज दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी मम्मी इस वक्त होश में होती तो क्या तुम्हें इस तरह घर में छुट्टी करने देती। तुम्हारे पेपर के दिन चल रहे हैं, तुम चुप से कॉलेज जाओ। हमारे घर के सभी समस्याओं से वो बेखबर थे। मैंने सर झुका दिया और अपना बैग उठाते हुए अपने कॉलेज चली गई, लेकिन दिमाग मेरा मेरे घर में ही अटका हुआ था। जब मैं छुट्टी के टाइम घर पहुंची तो मेरे घर के सामने भीड़ लगा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई, इतने लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे थे। मैं भागती हुई जब दरवाजे तक पहुंची तो मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे जल्दी मम्मी का ख्याल आया। मैं लोगों को भीड़ को चीरती हुई अपने दरवाजे तक पहुंची और फिर जैसे ही दरवाजे की चौखट पर कदम रखा और देखा कि मेरी माँ बेजान शरीर के साथ आंगन में पड़ी थी, उन पर सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। साथ ही डॉक्टर अंकल खड़े थे। मेरा बाप भी साथ ही खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर मौजूद नहीं था। सब रो रहे थे। वह नशे की हालत में इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। मैंने जल्दी ही अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन मेरे बाप ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे जोर से फेंका था। मोहल्ले की औरतों ने मुझे संभाल लिया और मेरा बाप भागकर बाहर चला गया। मोहल्ले की कुछ औरतें कुछ दिन तो मेरे पास रहीं, फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी अपनी हालत के अपने अलावा किसी और को क्या खबर होती है। वही डॉक्टर अंकल हमारे घर पर आते जाते रहते थे, मेरा हाल चाल पूछ कर चले जाते। मेरा बाप मुझे डांट डपट करता। मैं घर के सारे काम करती, कॉलेज जाती, वापस आती, घर के सारे काम करती। फिर मेरी माँ जिस घरों में काम करती थी मैं वहाँ काम पर चली जाती। उस मालकिन को पता था कि मैं कॉलेज जाती हूँ और मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस मालकिन ने मुझे अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए रख लिया। लेकिन ये बात मैंने पापा को नहीं बताई और ऐसे ही घर का खर्चा चल रहा था। उसके बाद पेपर से फ्री होकर मैं वही उनके घर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उनके घर का काम करती। मालकिन मुझे कुछ खाने के लिए दे देती
तो मैं वहीं खा लेती। घर में तो मैं कुछ भी पैसे ना लाती, क्योंकि मुझे पता था मैं जब भी कुछ लेकर जाऊंगी तो पापा मुझसे छीन कर सब कुछ नशे में उड़ा देंगे। पापा के लिए तो अब हमारे घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। पापा से कहती कि पापा कुछ कमाओ, घर का राशन पानी पूरा हो, तो मेरे पापा मुझ पर हाथ उठाते और मेरे साथ मारपीट करते। कहने लगा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। ये कहते हुए उसने मुझे धक्का दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब यही रोज का उसका काम बन गया था। घर में आता, मुझसे खाना मांगता, मैं ना देती तो मुझ पर हाथ उठाता। लेकिन सारे पड़ोसियों में से एक अंकल ही थे जो मेरे खैर खबर लेते रहते थे। मुझे लगता वह मुझे अपनी सगी बेटी की तरह समझते हैं, लेकिन मेरा यह वहम उस वक्त दूर हुआ जब हमारे घर पर आए। हमारे घर की कुंडी खुली थी और हमारे घर के अंदर चले आए। हमेशा की तरह मेरा बाप भी घर में नहीं था। अब तो मेरी माँ भी चल बसी थी। अब उसका रोज रोज का आना था। मैंने उनसे कहा, अंकल जी, आज मेरे पापा ने मुझे मारा है, मेरे कंधे पर चोट आई है और मेरे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई है तो दे दो। कहने लगे कि दवाई की क्या ज़रूरत है, तुम खुद सेट हो जाओगी। आज उनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी। मुझसे कहने लगा कि मेरे पास आओ। उनकी ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उनकी निगाहें मेरे ऊपर गलत उठ रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो मेरे पास आए और मुझे हाथ से पकड़ लिया। आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चीखने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन मेरे मुंह पर हाथ रख चुका था। मेरा मुंह बंद हो गया था। चीखों की आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने उसे धक्का दिया और बाहर निकल आई। मैंने बाहर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकल पड़ी थी। मेरे साथ कुछ लोग बाहर मौजूद थे। मुझे उस हालत में देखकर मेरे पास आए। मैं हमेशा पर्दे में रहा करती थी, लेकिन आज बेपर्दा घर से बाहर निकल चुकी थी। लोग मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ? मैं रोती बिलखती उनसे कहा कि अंकल ने मेरे साथ गलत करना चाहा था। मेरी ये बात सुनकर ये सब लोग अंकल पर टूट पड़े थे। लेकिन डॉक्टर कहने लगा, ऐसी बात नहीं, इसने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। मैं उसका हाथ चेक करने आया था और ये खुद ही ऐसे मुझ पर कई बार डोरे डाल चुकी है, और अब जब मैंने उसकी बात नहीं मानी है तो उसने ये ड्रामा करना शुरू कर दिया है। मोहल्ले के लोग ये बात सुनकर हैरानी से कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को देखते। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अपने किरदार पर ऐसी फालतू इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं रोने लगी, बेबस होकर सिर्फ आंसू बहाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतने लोगों में मेरे किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। उस बात को रफा दफा करके डॉक्टर को उसके घर भेज दिया गया, मुझे अपने घर। मैं बहुत रोई। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मेरी माँ मुझे मेरे बाप से और सारे लोगों से क्यों छुपा कर रखती थी। वह जानती थी कि बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो फिर उन पर ज़मीन भी तंग हो जाती हैं। मैं रो रही थी। मैंने घर की कुंडी लगा ली। जब रात हुई, मेरा बाप दरवाजे पर आकर दरवाज़ा पीटने लगा। मैंने पूछा, कौन? तो मेरा बाप कहने लगा, तुम्हारा बाप हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अपने बाप से कहने लगी, आप कहाँ थे? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? हमेशा की तरह उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, बेशरम कुलटा, तू भी चली गई ना अपनी माँ पर, लोगों से नैन मटक्का करती है। आज मैंने सुना है मोहल्ले में जो बातें हो रही थी, जो डॉक्टर तूने बुलाया था और उस पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं सब जान चुका हूँ। मोहल्ले के लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। खबरदार मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर आई तो। वह नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोल रहे थे। अपने बाप की ये बात सुनकर मैं रो रही थी। वह लड़की अपनी आप बीती सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया। मैं चाहता था वह अपना सारा दुख दर्द मेरे सामने खोल कर रख दे, ताकि उसके दिल पर मौजूद बोझ हल्का हो जाए। थोड़ी देर रोने के बाद फिर कहने लगी, मेरा बाप को मेरी फिक्र नहीं थी और सारी रात मैं रो रो कर बिता दी थी। रोते रोते दूसरा दिन चढ़ाया। मेरा बाप 2 दिन तक घर में सोता रहा। तीसरे दिन तक मैंने कुछ न खाया था। फिर मेरा बाप शाम के वक्त उठा और एक बार फिर से कहीं चला गया। जब वापस आया तो कहने लगा, उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना, उठो मेरे साथ चलो। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। मैं कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे कहने लगा, बकवास ना कर, चुप से उठकर मेरे साथ चल। अब मैं अपने सर पर ये बदनामी के कलंक नहीं उठा सकता, लोगों के ताने नहीं सुन सकता। तू मेरे साथ चल, वरना मार डालूंगा तुझे। अपने बाप की धमकी से डरते हुए मैंने अपना मास्क पहना और सर पर दुपट्टा लिया। मेरा बाप मेरा हाथ खींचता हुआ मुझे आपके पास तक ले आया। अब हर आदमी मुझे अपनी इज्जत का प्यासा, एक दरिंदा इंसान लगता है। आपको देखकर मैं इसी वजह से रो रही थी। मैं नहीं चाहती थी मेरी इज्जत पर कोई आँच भी आए। मैं नहीं चाहती।
मेरा पर्दा मुझसे दूर हो जाए। ये पर्दा मेरी हिफाजत है, ये पर्दा मुझे मेरी माँ ने दिया है। आज जब मेरे बाप ने मुझे आपके हवाले किया तो ये बात मुझ पर साफ हो गई कि मेरी माँ मुझे मेरे बाप से और दूसरी दुनिया से क्यों बचा कर रख रही थी। इसी वजह से कि मेरा बाप मुझे अपने कर्ज के बदले मुझे किसी को सौंप ना दे। दुनिया के लोग दरिंदे हैं, अपनी दरिंदगी मुझ पर झाड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, भगवान मुझ पर अपनी कृपा की है, आप मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं अपनी इज्जत पर एक आँच भी नहीं बर्दाश्त करूँगी। वह रोती रोती हिचकियों में आ गई थी। उसकी आप बीती सुनकर मुझे रोना आ गया था। मुझ जैसा आदमी जिसने उस लड़की के बाप के कर्ज के बदले उसके बाप ने मुझे बेच दिया था। मैंने इतना सब कुछ कमाया था, इतनी सारी लड़कियों की मैंने इज्जत खराब की थी। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आने लगा। मैंने उसे कहा कि अब तुम रोना बंद करो, अब यकीन करो मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। मैंने उसको पानी का गिलास पकड़ाया, उसके कमरे से बाहर निकल आया। उसकी कहानी सच थी। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है, औरत खुद कितनी नाजुक होती है। वह 21 साल की मासूम लड़की थी, मुझसे तरस की भीख मांग रही थी। वह जो अपनी इज्जत वहां से बचा कर आई थी, यहाँ पर मैं उसकी इज्जत को तार तार कैसे कर देता। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इज्जत की ज़िंदगी जियोगी। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक बार फिर उसके दरवाजे पर नौकरानी को भेजा था और फिर मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे तो मैं उम्र में शायद तुमसे 8-10 साल बड़ा हूँ। मैं 33 साल का था और वे शायद 22-23 साल की थी। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, अगर आप मुझे सच में इज्जत देना चाहते हैं तो मुझसे हमेशा के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बांध लीजिए। तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मेरे बाप से कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, ठीक है, कल तैयार रहना, मैं पंडित जी का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात पर उसने सर झुका लिया। मैंने उसे कहा कि तुम नहा धोकर कपड़े बदल लो और ये मास्क भी उतार दो। ध्यान रखो, तुम्हारे पर्दे का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम चाहोगी तो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे परमिशन के बगैर कोई नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं और नौकरानी भी नहीं। मेरी ये बात सुनकर उसने सर झुका लिया। फिर कहने लगी, ठीक है, अगर यहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित है, आप सच में मुझे इज्जत देंगे, मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ। मुझे उसकी सच्चाई पर शक नहीं था। और फिर कहने लगी, मैं मास्क इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे दारू जैसी चीज़ से बहुत स्मेल आती है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मैं अपने पिता को हमेशा नशे में देखती थी और मुझे उनसे बहुत ही स्मेल आती थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा मास्क लगा कर रखती थी। शायद भगवान ने मुझ पर खास अपनी कृपा की थी और मैं दुनिया के नज़रों में भी नहीं आती थी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मैं उसके कमरे से बाहर चला गया। वह रात यूं ही बिता दी और फिर दूसरी रात सुबह ही सुबह मैंने पंडित जी को बुलाया और फिर हम दोनों की शादी संपन्न हुई। इसी घर में हम दोनों की शादी हुई और मैं उसे पाकर बेहद खुश था। जब मैं उसके पास गया, मैंने उसको पहली बार बिना मास्क देखा था। मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वो मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी, वह इतनी मासूम थी। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया था, उसकी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया था। उसने मेरा इतना ख्याल रखा। शादी के बाद मुझे पता चला कि पत्नी पवित्र चीज़ है और मेरे लिए वो किसी दौलत से कम नहीं थी। मैं अभी भी लोगों को उधार दिया करता था और सूद ब्याज के साथ पैसे वापस लेता था। मैं कभी कभी शराब भी पी लेता था। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी तरह वह लड़की तुम्हारा कर्ज उतारने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब करे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ साल के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी, मैं बाप बनने वाला हूँ। और उस सिचुएशन में मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ। एक चीज़ ने मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। मैं सोचने लगा, अगर मेरी बेटी हुई, उसका हाल भी मेरी पत्नी जैसा हुआ, तो फिर अगर मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, शायद ऐसा ही हो जाऊंगा। मेरी लड़की ऐसे ही बदले की भेंट चढ़ जाएगी। मैं अपने आप को सुधारने लगा था। जो कुछ मैंने पा लिया था वो बहुत कीमती था। आज मैं 65 साल का हो चुका हूँ और मेरी पत्नी 46 साल की है। आज हमारी बेटी हमारे घर की हो गई। आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। अगर शायद उस वक्त मैं अपने उस लत को ना छोड़ता तो हो सकता मैं भी अपने ससुर की तरह हो जाता। मेरी पत्नी भी दर दर की ठोकरें खाती। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।